हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। क्या हाल चाल आप लोगों के। आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो के अपडेट्स टाइम से मिल सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1 के जो जो 28 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया गया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे 28 दिसंबर 2022 का सीटेट पेपर 1, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ्स के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर। डिटेल में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आपके मैथ्स के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन, जो आपके 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके 46 से 60 तक आपके क्वेश्चंस होते हैं। मैथ्स के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो सेशन में हम लोग मैथ्स के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर को डिटेल में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकटन एवं अनुमान की समझ निम्नलिखित में से संकल्पनाओं में किस संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी। तो सक्रियता और आपका मापन और परिकलनों। ठीक। तो इसमें आपका ए सही होगा, बी सही होगा और डी सही होगा। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर होगा 46 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी और डी। ठीक। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका सन्निकटन है, जो आपका सन्निकटन और अनुमान को समझकर बच्चे मात्राओं, दूरियों और आकारों के बारे में उचित और शिक्षित अनुमान लगाना सीखते हैं, जो मापन में मौलिक अवधारणाएं हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा जानता है कि किसी वस्तु की लंबाई का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है, तो उसे रूलर या टेप माप के साथ सटीक रूप से माप सकता है। जबकि आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने और उत्तरों की तार्किकता का मूल्यांकन करने के लिए सन्निकटन और अनुमान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपके गणित, विज्ञान और कला में देखी गई संरचनाओं, आकृतियों और डिजाइनों को संदर्भित करते हैं। जबकि सन्निकटन और अनुमान में पैटर्न को पहचानना शामिल हो सकता है, वे सीधे अवधारणा के रूप में पैटर्न की पहचान के विकास की ओर नहीं ले जाते हैं। इसी प्रकार, जब प्राथमिक कक्षा के छात्रों को सन्निकटन और अनुमान का विषय पढ़ाया जाता है और तो सक्रियता, मापन और नमूने ऐसे अवधारणाएं हैं जो विकसित होते हैं। ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। जब एक बच्चे को 567 को लिखने के लिए कहा गया है, तब उसने उसे 50067 लिखा। इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। जब एक बच्चे को 567 को लिखने के लिए कहा गया, तब उसने उसे 50067 लिखा। इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक। पहला ऑप्शन है कि बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और एक लापरवाह श्रोता है। बच्चा एक सतर्क श्रोता है, किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पा रहा है। बच्चा केवल 2 अंकीय संख्याएं पहचानता है। फोर्थ है आपका स्थानीय मान की अवधारणा पढ़ाने में शिक्षक की नाकामी।
तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी 47 का आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाता है या कर पाया है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा, अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर, ठीक। देखिए फ्रेंड, जो आपके छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों द्वारा उपयोग किए जाने वाली संख्या शब्द प्रारंभिक गणित सीखने में संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का एक उदाहरण है, क्योंकि संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द विभिन्न संस्कृतियां और भाषाओं में भिन्न हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि अंग्रेजी में संख्या क्रम को आमतौर पर 1 2 3 के रूप में दर्शाया जाता है, जबकि कुछ अन्य भाषाओं में क्रम या नामकरण परंपरा भिन्न हो सकती है, ठीक। जो आपके सांस्कृतिक विशिष्ट ज्ञान को समझाना, जो छोटे बच्चे गणित सीखने में लाते हैं, शिक्षकों के लिए उनके सीखने और विकास को प्रभावी ढंग से समर्थन देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणित शिक्षा में सांस्कृतिक विविधता को पहचानने और शामिल करने से शिक्षक बच्चों को उनके मौजूदा ज्ञान और अनुभवों को नई गणितीय अवधारणाओं से जोड़ने में मदद कर सकते हैं और गणित शिक्षण के लिए अधिक समावेशी और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। इसी प्रकार अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या सब संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 49 का आपका आंसर हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है, ठीक, यानी कि हर व्यक्ति गणित सीख सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो आपका गणित है, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें लिंग, आयु या क्षमता की परवाह किए बिना कोई भी सीख सकता है, ठीक। और जो आपका गणित ऐसा सब्जेक्ट है उसे कोई भी सीख सकता है, यद्यपि कुछ व्यक्तियों को गणित दूसरों की तुलना से अधिक चुनौतीपूर्ण लग सकता है। शीघ्र से और शोध से पता चला है कि लिंग और सहज क्षमता जैसे कारक गणित सीखने में सफलता का निर्धारण नहीं करते, इसलिए यहाँ पहचानना आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति में गणित सीखने की क्षमता होती है। और जो आपकी विशेष आवश्यकताएं हैं, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग अलग कक्षाओं की आवश्यकता नहीं है। समावेशी शिक्षा पद्धतियों का विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सहित सभी बच्चों के अधिगम और विकास का समर्थन करने में प्रभावी दिखाया गया है। तो इसी प्रकार आपका जो कथन है गणित के अधिगम के संबंध में क्या हो जाएगा सही, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। तो ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव टैग वर्ड, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग इस क्वेश्चन के, जो आपका एक क्वेश्चन है या प्रश्न, आप लोग पॉजिटिव टैग वर्ड के अकॉर्डिंग भी आप लोग कर सकते हो, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, दिया गया कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 गणित की पाठचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है कि इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से सर्वाधिक उपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पाठचर्या का गणित चिंतन एक विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। इसमें केवल आपका ऑप्शन नंबर बी आपका ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ठीक। देखिए, जो आपके संज्ञानात्मकता में ना केवल
गणनाओं को सही ढंग से करने की क्षमता शामिल है, बल्कि गणितीय रूप से तर्क करने और वास्तविक जीवन स्थितियों में गणितीय अवधारणाओं को लागू करने की क्षमता भी शामिल है। इसका अर्थ है कि पाठ्यक्रम को छात्रों के गणितीय सोच कौशल, समस्या समाधान कौशल और महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। यह छात्रों को पूछताछ आधारित सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के अवसर प्रदान करके प्राप्त किया जा सकता है, जहां वे गणितीय अवधारणाओं का पता लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है आपका, राष्ट्रीय पाठ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर के गणित पाठ्यक्रम को डैश पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। तो किस पर कम होना चाहिए? समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों के उपयोग। ठीक। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा है 2005, वो आपके गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन और विधि में चरण दर चरण प्रक्रियाएं हैं। इन कलन विधियों को अक्सर रट कर याद करके पढ़ाया जाता है और यह विशिष्ट प्रकार की समस्याओं को हल करने में बहुत ही उपयोगी हो सकता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपका है 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है? ठीक। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? नहीं। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका आंसर हो जाएगा पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका अवधारणाएं है, जो आपका रचनात्मक आकलन है, निर्माणात्मक आकलन एक छात्र को सीखने की प्रगति के बारे में सबूत इकट्ठा करने की एक ऐसी प्रक्रिया प्रदान करता है जो जिसका उपयोग निर्देश में सुधार के लिए किया जा सकता है। छात्र की क्षमता कमजोरियों की पहचान करना और उसके अनुसार उन्हें दूर करना, छात्र की किसी भी गलत धारणा का निदान और प्रदान है। शिक्षक शिक्षण रणनीतियों की प्रभावशीलता का आकलन करना और आवश्यकतापूर्ण समायोजन करना है। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपका है 52। ठीक। प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षित अपने विद्यार्थियों में गणितीय तर्कण विवेचन के कौशल में विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नियमित कक्षा परीक्षाओं का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक। देखिए, जो आपकी प्राथमिक कक्षाएं हैं वो किस पर ज्यादा निर्भर रहती हैं? नियमित कक्षा परीक्षाओं का आयोजन करके। ठीक। ज्यादातर इसमें ध्यान केंद्रित कर रही है। विवेचन के कौशल किस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? आपके नियमित कक्षा परीक्षाओं का आयोजन करके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, एजुकेशन पॉलिसी से आपका एक क्वेश्चन दिया गया है। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की पाठचर्या व शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेप 2020 की प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी, सही होगी। कौन सी फॉलो कर रही, कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2020। तो इसमें से जो आपकी अधिगम समग्र और एकीकृत होना चाहिए। ठीक है। और 5+2+3+4। ठीक है।
इसीलिए आपका आंसर होगा ए और बी। ठीक। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 भारत में स्कूलों के लिए एक नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना की सिफारिश करती है। समग्र शिक्षा पर ध्यान देने के साथ नई संरचना को अधिक लचीला और एकीकृत बनाया गया है। नैप स्कूली शिक्षा के लिए 5+3+3+4 मॉडल की सिफारिश करती है, जो मौजूदा 10+2 संरचना को प्रतिस्पादित करता है। इस नई संरचना में पहले 5 वर्षों को मूलभूत चरण माना जाता था। अब जहाँ खेल आधारित शिक्षा, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास पर जोर दिया जाता है, अगले 3 वर्षों को प्रारंभिक चरण माना जाता है, जहाँ गतिविधियां आधारित शिक्षा और खोजपूर्ण और अनुभवनात्मक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक हस्तकौशल सामग्री जैसे कि ब्लॉक, मार्बल इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणा को विकसित करने के लिए किसी प्रकार की हस्तकौशल सामग्री का उपयोग। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 55 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच सॉरी क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियां एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नैदानिक परीक्षा, यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। दिया गया है, कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी सुझाई गई शिक्षण विधियां शिक्षार्थियों की गणितीय ज्ञान का निर्माण करने का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती हैं। तो आपको कथन दिया गया है कि एक शिक्षक इस अवधारणा को पढ़ाना चाहता है कि चतुर्भुज में कोणों का योगफल 360 डिग्री है। साथ ही शिक्षण विधियां दी गई हैं। शिक्षक क्या करेगा, श्याम पट्ट पर एक चतुर्भुज बनाता है और उनके कोणों का चांदा का उपयोग करके मापता है और दिखाता है कि कोणों का योगफल 360 डिग्री के बराबर है। शिक्षक कागज के एक टुकड़े पर एक चतुर्भुज खींचता है और फिर उसका यह विकर्ण खींचता है कि ताकि चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित किया जा सके। वह चतुर्भुज के कोण योग गुण धर्म का उपयोग करके दिखाता है कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल 360 डिग्री है। थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड विधि दी गई है, शिक्षक छात्रों को कागज के एक टुकड़े पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने के लिए कहता है और उनके आंतरिक कोणों को मापने और प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज में कोणों का योग खोजने के लिए कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल थर्ड ही आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक। तो फ्रेंड्स, जो आपका रचनावादी शिक्षण है एक ऐसी रणनीति है जो सीखने वालों को गणितीय ज्ञान के निर्माण में मदद करने के लिए व्यवहारिक अनुभवात्मक अधिगम पर बल देती है। जो आपकी यह दृष्टिकोण सीखने की शैलियों में व्यक्तिगत अंतर की भी अनुमति देता है और सक्रिय जुड़ाव और भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 58। आपका राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा से क्वेश्चन एक आया था आपका 2005 के अनुसार, विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेताओं और आम लोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को प्राइमरी कक्षा के गणित पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 58 में आपका कौन सा कथन सत्य नहीं होगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, औपचारिक
गणित और पटरी विक्रेताओं तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक। देखिए, जो आपकी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है 2005 तक दस्तावेज है जो भारत में स्कूल पाठ्यक्रम के विकास के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। ढांचे के प्रमुख विषय में एक विभिन्न संस्कृतियों से विविध गणितीय प्रथाओं का समावेश है। यह मानता है कि गणित एक सार्वभौमिक संस्कृति तटस्थ विषय नहीं है कि बल्कि यह सांस्कृतिक प्रथाओं और सोचने के तरीकों में गहराई से अंतर्निहित करते हैं। इन विविध दृष्टिकोण का मूल्यांकन और समावेश करके शिक्षक अधिगम समावेशी और न्याय संगत सीखने का माहौल बना सकते हैं। इसमें छात्रों को गणित और दैनिक जीवन के बीच संबंध देखने में मदद मिल सकती है और विषय की अधिक समग्र समझ विकसित हो सकती है। इसी प्रकार इसी प्रकार राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं को तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध, तो यही आपका क्या होगा, कथन गलत हो जाएगा। ठीक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 से आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है आपका मैथ्स के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस में पार्ट में दिया गया है कि जब बच्चों को दो भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है कि तब एक समान त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है और यह कि बच्चे अंश का बच्चे अंश के साथ हर को हर के साथ जोड़ते हैं, ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आपका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका भारत में जो आपकी राष्ट्रीय पाठचर्या है, पाठचर्या की रूपरेखा यह स्वीकार करती है कि गणित न केवल एक सार्वभौमिक भाषा है बल्कि सांस्कृतिक प्रथाओं और सोचने के तरीकों में गहराई से अंतर्निहित है। यह अधिक समावेशी और न्याय संगत शिक्षण वातावरण बनाने में विभिन्न संस्कृतियों से विविध दृष्टिकोण और गणितीय कथाओं को शामिल करने के महत्व पर जोर देता है। गणित पढ़ाने के लिए दृष्टिकोण छात्रों को उनके दैनिक जीवन और सांस्कृतिक परंपराओं में गणितीय अवधारणाओं की प्रासंगिकता देखने में मदद कर सकता है, जो विषय में जुड़ाव और रुचि को बढ़ावा दे सकता है। इस त्रुटि का सबसे संभावित कारण प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ है। बच्चों को प्रायः उसी स्थानीय मान के अंकों को जोड़कर पूर्ण संख्याओं को जोड़ना संख्याएं सिखाई जा सकती है। इसी प्रकार भ्रांति पैदा होती है कि जोड़ केवल दो संख्याओं को हर को ध्यान में रखे और जोड़ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आपका आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। ठीक। ये आपका मैथ्स का पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने में सहायता करेगी। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो परियोजना बिल्कुल सही सही होगी, अधिगम कार्य ये बिल्कुल आपका गलत होगा, और पेपर पेंसिल टेस्ट बिल्कुल गलत। जो आपका योगात्मक आकलन है, नहीं नहीं, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए सही होगा और बी सही होगा। जो आपका पेपर पेंसिल टेस्ट है वो आपका गलत हो जाएगा, और योगात्मक आकलन ये भी गलत। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा और बी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिसमें कि आपका ऑप्शन ए और बी सही है, यानी कि राइट है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो आपका गणित है, गणित में एक समावेशी और न्याय संगत वातावरण बनाने में लिए विभिन्न संस्कृतियों में विविध दृष्टिकोण और गणितीय प्रथाओं को शामिल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और गणित को अक्सर एक सार्वभौमिक भाषा के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न संस्कृतियों में समस्या समाधान और गणितीय सोच के लिए अद्वितीय दृष्टिकोण हो सकते हैं। आकलन तकनीक शिक्षार्थियों में गणित के प्रति भय और चिंता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सहकारी अधिगम कार्य, जहाँ छात्र समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर काम करते हैं, एक सहायक और सहयोगी सीखने के माहौल को बढ़ावा दे सकते हैं। छात्रों के सीखने का मूल्यांकन करने और छात्रों को वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में अपने ज्ञान को लागू करने के अवसर प्रदान करने के लिए परियोजना आकलन एक मूल्यांकन और मूल्यवान उपकरण है। जो आपका परियोजना आधारित आकलन छात्रों को सहयोगी रूप से काम करते और संचार समस्याओं को उलझाने में, जो समस्याएं हैं आपकी समस्याओं को सुलझाने के कौशल विकसित करते हैं और किसी विशेष विषय या अवधारणा की अपनी समझ प्रदर्शित करने की अनुमति देते हैं। गणित में परियोजना आकलन कई रूप ले सकता है, जैसे कि एक मॉडल या अनुकरण बनाना, वास्तविक दुनिया की समस्या को हल करना या एक प्रयोग को डिजाइन करना। फ्रेंड्स, आपके मैथ्स के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस यहीं पर ही खत्म होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल मैथ्स के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में समझे, जो ऑनलाइन एग्जाम 28 दिसंबर 2022 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैथ्स और मैथ्स पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड है और जो टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।